हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका लास्ट चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपका है, आवर्त सारणी के उद्गर स्तंभ को क्या कहा जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में आपको बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का आपका आवर्त सारणी देखने को आपको मिलता है। ठीक है, ओके, मैं तो फाइनली नहीं बनाया बट आपको समझाने के लिए आपको बता दिया कि इस टाइप के जो है आवर्त सारणी आपके बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो उद्गर स्तंभ होते हैं ये आपके उद्गर स्तंभ कहलाते हैं, यानी कि खड़ा लाइन। जो आपको खड़ा लाइन जितने भी दिख रहे हैं, ओके, इसे ही उद्गर स्तंभ कहते हैं। ठीक है, उद्गर स्तंभ मतलब खड़ा लाइन। तो खड़ा लाइन की संख्या जो होती है वो 18 होती है और इसी खड़े लाइन को यानी कि उद्गर स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग कहा जाता है। ठीक है, ओके, क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आवर्त सारणी के उद्गर स्तंभ को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। ठीक है, और वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है, यानी कि 18। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, यानी कि आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग के सदस्य जो आते हैं वो कौन सा उसमें गुण पाया जाता है, यानी कौन सी उसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि उसमें कौन सी उसकी प्रकृति होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो जो होती है वो क्षारीय धातु के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, यानी कि प्रथम वर्ग में क्या क्या आता है आप लोग जानते होंगे, हाइड्रोजन, हालिना, करे, रब से फरियाद, है ना, फरियाद। तो ये सभी के सभी जो होते हैं क्षारीय धातु के अंतर्गत आते हैं। ओके, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, है ना, फ्रांसियम, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, क्षारीय धातु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है। इन 4 ऑप्शंस में हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हीलियम जो होता है शून्य तत्व के अंतर्गत इसे रखा गया है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा हीलियम। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ओके, तो मीथेन में सहसंयोजक बंधन की संख्या 4 होती है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कैसे 4 होती हैं। ओके, अब देखिए मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि बिंदु संरचना किस तरह बनाया जाता है, यानी कि डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा वो वीडियो आपके लिए। वीडियो काफ़ी लॉन्ग बना है, लेकिन मैं आपको उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ बिंदु संरचना को लेकर। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं, फिलहाल इसे हम शॉर्टकट में समझते हैं। जैसे मीथेन की बात हो रहा है, यानी कि मीथेन का हम लोग जानते हैं CH4 होता है इसका सूत्र। ठीक है, यानी कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलकर के जो है मीथेन बनता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कार्बन के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आइए तो इसका हम लोग बिंदु संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन मैंने ले लिया। ठीक है, पहले मैं इसे यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, एक कार्बन था तो एक कार्बन ले लिया और 4 हाइड्रोजन था तो एक मिनट मैं इसे भी इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे बॉन्ड मैंने दे दिया। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने क्या किया, 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन ले लिया, CH4 होता है तो उस अनुसार मैंने ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, हाइड्रोजन में जो अंतिम कक्ष में जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन को दे देते हैं। सब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन आप दे दो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो क्रॉस से दिए हैं। ठीक है, अब कार्बन के अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हमें कार्बन को देना होगा। ठीक है, तो इसे आइए हम अलग यहाँ पे कलर से दे देते हैं। ठीक है, तो इसे हम डॉट से देते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हम डॉट से दिखाए हैं और क्रॉस से दिखाए हैं, क्रॉस से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखाएं। ठीक है, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किसका कौन सा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ओके, अब यहाँ देखिए हम लोग अष्टक पूरा करते हैं। तो कार्बन अपना अष्टक पूरा करेगा, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन वो और पूरा करेगा, तो सभी हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा कर लिया। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है अब 2 इलेक्ट्रॉन से ही अपना अष्टक पूरा करता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा, तो इस प्रकार ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। इसी प्रकार ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया, इसी तरह ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया, क्योंकि सभी 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया और लिया, तो इस प्रकार ये क्या हो गया, एक बंध बन चुका है ना, एक दूसरे के बीच एक बंधन बन चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बंधनों की संख्या आप गिनिए। देखिए, एक यहाँ हो गया, 1 2 3 4,
यानी कि इलेक्ट्रॉन मिलने से 4 बंधन बने हैं, यानी कि 4 सहसंयोजक बंधन बने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने आपको बता दिया कि 4 कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ओके, अब देखिए आवर्त सारणी को जो पहले बांटा गया था मेंडलीव के अनुसार, जो कि बांटा गया था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में यानी कि पीरियोडिक टेबल में, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो बांटा गया है तत्वों को, वो बांटा गया है परमाणु संख्या के अनुसार, यानी कि एटॉमिक नंबर के अनुसार। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा एटॉमिक नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि एटॉमिक नंबर के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके, यानी कि आधुनिक की बात हो रही है, यानी कि अभी जो अब हम लोग पढ़ते हैं, अभी जो चल रही है साइंस, है ना, यानी कि मेंडलीव ने जो बताया था वो खत्म कहानी, उसका जो है तोड़ हो चुका है। ठीक है, साइंटिस्टों ने उसका तोड़ कर चुके हैं। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार नहीं बांटा, अब नहीं रखा गया है पीरियोडिक टेबल में तत्वों को, बल्कि परमाणु संख्या के अनुसार रखा गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? जैसे अमोनिया का आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? NH3 जानते हो। ठीक है, देखिए अमोनिया की बात हो रही है, कई लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो अमोनिया का NH4 देखा है, तो अमोनिया का NH4 नहीं होता है, अमोनियम का NH4 होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन का कितना है परमाणु अणु कितना है? 1 अणु है। ओके, और हाइड्रोजन का कितने अणु है? हाइड्रोजन के 3 अणु मिल करके बने हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 1:3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, सिंबल मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और उस पर आप लोग का रिस्पांस भी अच्छा रहा है। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप इजीली समझ याद कर लेना। आप 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक परमाणु संख्या का सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद कर लेना। आगे आने वाली आपको क्लास में काम देंगे। जब आप 11th-12th में जाओगे तो वहाँ आपको इसी 30 तक में ही सारे के सारे आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर थ्योरेटिकल पार्ट हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपको बताया था शुरू में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओके, जैसे ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, तो इसमें देखिए परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी कि क्षैतिज पंक्तियां होती है? ठीक है, आवर्त होता है, एक वर्ग होता है। वर्ग मैंने आपको बताया था, जो खड़ा लाइन होता है उसे वर्ग कहते हैं, और जो लेटा हुआ लाइन होता है, इस तरह जो लेटा हुआ लाइन होता है, ओके, तो इस तरह आप गिन सकते हैं, इस तरह लेटा हुआ जो लाइन होता है वो 7 लाइन में बटे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक और होता है। ठीक है, 7 लाइन में ये बटे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्षैतिज रेखाएं, यानी कि आवर्त, यानी कि सोया हुआ लाइन है ना, सोया हुआ लाइन जो होता है ये 7 भाग में बटे होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, वर्ग कितने में बटे होते हैं? वर्ग 18 भाग में बटे होते हैं। ठीक है, और आवर्त 7 भाग में बटे होते हैं। ठीक है, हीलियम कैसा तत्व है ये आपको बताना है। ओके, तो हीलियम जो है आपका किसके अंतर्गत आता है जी? अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है। ठीक है, अक्रिय गैस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्रिय। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, अगर वर्गों की संख्या पूछे तो 18 होता है, और आवर्त की संख्या पूछे तो कितना होगा? आवर्त की संख्या पूछ रहा है, यानी कि 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 होता है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो त्रिक का नियम कौन सा साइंटिस्ट दिया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉबे राइनर के द्वारा। डॉबे राइनर साइंटिस्ट ने जो है त्रिक का नियम का प्रतिपादन किया था, यानी खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, यानी किसके द्वारा वो खोजा गया था? तो इसका भी राइट आंसर वही हो जाएगा, डॉबे राइनर साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, डॉबे राइनर साइंटिस्ट के द्वारा अष्टक का नियम खोजा गया था। ठीक है, अष्टक का नियम यानी कि धातु जो है, एलिमेंट जो है, तभी वो सेटिस्फाई हो सकता है जब वो अपना अष्टक पूरा कर ले, तभी वो अस्थाई यानी कि स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो इसका खोज जो है डॉबे राइनर ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनके आवर्त फलन
फलन होता है। यानी कि मेंडलीव की बात हो रही है तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया था ना, वो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार मेंडलीव ने रखा था, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग आधुनिक समय जो पढ़ रहे हैं, आधुनिक समय में परमाणु संख्या के अनुसार तत्वों को रखा गया है आवर्त सारणी में, यानी कि पीरियोडिक टेबल में। लेकिन यहाँ पे मेंडलीव की बात हो रही है तो मेंडलीव ने जो रखा था वो रखा था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। यानी कि मेंडलीव ने जो जो पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों को रखा था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा था, लेकिन वो जो है किस क्रम में रखा था ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो जो रखा था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही रखा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आवर्त सारणी के किस समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर होता है। ओके, तो होता क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति यानी कि एसिडिक नेचर क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। ओके, तो इन सभी हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। तो फ्लोरीन जो है इन चारों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। तो इन सभी में सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O सोडियम ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारकीय होगा, यानी कि सबसे अधिक बेसिस गुण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आवर्त सारणी के समूह ए में तत्व कहलाते हैं, यानी आवर्त सारणी के समूह ए के तत्व क्या कहलाते हैं। तो ये क्षार धातु कहलाते हैं, यानी कि क्षारीय मेटल कहलाते हैं। यानी कि आपके जो आते हैं आवर्त सारणी, जैसे देखिए इस तरह आपके आवर्त सारणी बने होते हैं, ठीक है, बने होते हैं ना, इस टाइप के बने होते हैं आपके आवर्त सारणी, है ना जी। तो आवर्त सारणी में जो होता है पहले समूह ए, ये आपका समूह ए हो गया, ये समूह बी हो गया, ठीक है। तो समूह ए में क्या होता है, हलीना करे रब से फरियाद, है ना, रब से फरियाद, इस तरह ये जो है होता है ना। हलीना करे रब से फरियाद 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 आवर्त में ये बटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समूह ए में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो जितने भी तत्व आते हैं ये हलीना करे रब से फरियाद यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम यानी के मतलब पोटासियम, आरबी मतलब रूबिडियम, सीएस मतलब सीसियम, एफआर से फ्रांसियम, है ना। ये सभी तत्व जो है क्षारीय धातु कहलाते हैं, यानी कि क्षारीय गुण इन सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मैग्नीशियम आवर्त सारणी, मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के किस समूह के सदस्य हैं ये आपको बताना है। जैसे आप बना लो, मैं आपको शॉर्टकट में मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये आवर्त सारणी हो गया, यानी कि पीरियोडिक टेबल हो गया। तो इसमें होता है मेरा हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटासियम। अब सेकंड में क्या होता है, बेटा, मांगे यानी कि मैग्नीशियम, कार यानी कि कैल्शियम, स्कूटर, है ना। तो इस तरह होता है। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम जो आता है वो समूह 2 में आता है, ये समूह 1 में आता है, ये समूह 2 में क्या आता है, मैग्नीशियम आता है। तो समूह 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम समूह 2 में, आवर्त सारणी के समूह 2 में आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण यानी कि केमिकल बिहेवियर समान होंगे। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जो है केमिकल बिहेवियर समान होता है, यानी कि रासायनिक आचरण क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का समान होता है, ठीक है। यानी कि N और फॉस्फोरस का P होता है, ठीक है, नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस का P होता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो है केमिकल बिहेवियर समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह आध्यात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है, यानी कि आध्यात्मिक गुण इसमें पाया जा सकता है। इन चारों में से कौन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Br यानी कि ब्रोमीन, इसमें आध्यात्मिक लक्षण पाए जा सकते हैं, प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है ना, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो मोजले के अनुसार जो है बनाया गया है, उसी का प्रस्तुतिकरण है, उसने ही प्रस्तुत किया था कि परमाणु संख्या के अनुसार आप सजा करके आवर्त सारणी में तत्वों को रखो, ठीक है, मोजले ने, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है।
ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। ओके, क्लोरीन इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान? तो परमाणु संख्या के अनुसार किसने सजाया था? मोजले ने सजाया था, तो मोजले इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि परमाणु द्रव्यमान के अनुसार मत रखो, उसे परमाणु संख्या के अनुसार आवर्त सारणी में सभी तत्व को रखो, मोजले ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है ना, तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म है वो परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु संख्या। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज यानी कि आकार क्या होगा, ये आपको बताना है। जब आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाओगे, है ना, बाएं से दाएं जाओगे तो उसमें परमाणुओं की संख्या जो होगी वो साइज जो होगी वो क्या होगी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसमें क्या होगी, वो बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वुल्फगांग डोबेराइनर किस देश से संबंधित है? यानी ये जो वैज्ञानिक है वुल्फगांग डोबेराइनर किस देश के रहने वाले थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के रहने वाले थे। ओके, नेक्स्ट, मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? मेंडलीव जो साइंटिस्ट है जो कि परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो है तत्वों को आवर्त सारणी में यानी कि पीरियोडिक टेबल में सजा करके रखा था, तो उसका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जन्म हुआ था 1834 में, 1834 में। ओके, 1834 सेंचुरी यानी कि 1834 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, कितने सुर होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 32 का 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे, यानी तब तक कितने तत्व खोजे गए थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63। जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो है तत्वों को आवर्त सारणी में रखा था तब जो है तत्वों की संख्या सिर्फ 63 ही था, है ना। फिर उसके बाद और भी तत्व खोजे गए थे और अभी के दौरान जो है 100+ तत्व अभी तक खोजे गए हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमाणु की त्रिज्या, है ना। परमाणु की त्रिज्या पता चलता है आवर्त सारणी में, जो अभी की आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु के साइज से जो पता चलता है उसके परमाणु त्रिज्या के अनुसार हम लोग पता करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 1 pm यानी कि 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर के बराबर 1 पिकोमीटर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? संयोजकता यानी कि किसी तत्व की वैलेंसी कैसे निर्धारित की जाती है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की नंबर पर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलेंगे हम लोग इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक